नमस्कार। आज हम एक ऐसे स्टॉक पर बात करने वाले हैं जिसने पिछले 5 सालों में आप सोचिए गजब का रिटर्न दिया है। जी। हम बात कर रहे हैं एलसिड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की। जी। और हमारी ये जो बातचीत है ये एलसिड इन्वेस्टमेंट्स 10 रुपए से 1.4 लाख का सफर नाम के एक लेख पर आधारित है। तो मकसद यही है कि इस शेयर की पूरी कहानी समझें, कंपनी क्या करती है और अभी हाल में क्या खबरें हैं। जरा सोचिए, कोई स्टॉक 10 रुपए से शुरू होकर 1.4 लाख का हो जाए। हाँ, अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल। पिछले 5 सालों में ये 14,04,495% का रिटर्न है। ये सच है। तो चलिए इसी कहानी को खोलते हैं जरा। तो सबसे पहले तो यही आंकड़े हैं जो मतलब दिमाग घुमा देते हैं। 5 साल में 14 लाख% से ज्यादा का रिटर्न। हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर किसी ने 10 रुपए लगाए होते तो वो आज 1.4 लाख बन गए होते। अगर किसी ने शुरुआत में मान लीजिए कुछ हजार भी लगाए होते तो आज करोड़पति बन गया होता वो इंसान। सही बात है। ये आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। अच्छा, अब अगर कंपनी की बात करें तो ये जो एलसिड इन्वेस्टमेंट्स हैं ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, मतलब NBFC। अच्छा। और ये RBI के साथ एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है। इसके प्रमोटर हैं वकील परिवार। इनके जो मुखिया थे अरविंद वकील, वो असल में एशियन पेंट्स के 4 फाउंडर्स में से एक थे 1942 में। ओह, एशियन पेंट्स वाले। जी हाँ, वही। और एक और दिलचस्प बात है इसमें, बताइए। 2013 में प्रमोटर्स ने इस कंपनी को डीलिस्ट करने की कोशिश की थी, मतलब स्टॉक एक्सचेंज से हटाने की। उन्होंने उस वक्त 11,455 रुपए प्रति शेयर का भाव ऑफर किया था हिस्सेदारी खरीदने के लिए। 11,000 तब भी काफी था। हाँ, तब भी काफी था, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। अच्छा, कामयाब नहीं हुई। तो इसका क्या मतलब निकालें? क्या ज्यादातर शेयर प्रमोटर के पास ही हैं? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये जो असफल कोशिश है ये इसी तरफ इशारा करती है कि कंपनी का शायद बहुत बड़ा हिस्सा प्रमोटरों के पास ही है और बाजार में ट्रेडिंग के लिए शेयर्स बहुत कम है। मतलब लो फ्री फ्लोट है। और देखिए, जब किसी कंपनी के शेयर्स इतने कम हों बाजार में या कुछ ही लोगों के पास हों तो अक्सर क्या होता है? कीमत में बहुत उतार चढ़ाव आता है। बिल्कुल, कीमत में बहुत तेजी से और बड़े उतार चढ़ाव दिखते हैं। थोड़ी सी खरीद बिक्री से भी दाम काफी ऊपर नीचे हो सकता है। समझ गई। और अभी हाल में कुछ डिविडेंड की भी बात चल रही थी, है ना? हाँ, सही कहा आपने। कंपनी ने अभी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए डिविडेंड यानी लाभांश देने का ऐलान किया है। कितना? हर शेयर पर, जिसका अंकित मूल्य 10 रुपए है, उस पर 25 रुपए का फाइनल डिविडेंड दिया जाएगा। अच्छा। और इसके लिए रिकॉर्ड डेट रखी है 23 जुलाई 2025। ठीक है। मतलब इस तारीख को जिनके डीमैट अकाउंट में ये शेयर होंगे उनको ये डिविडेंड मिलेगा। और एक और बात, पिछले 2 साल से भी कंपनी इतना ही डिविडेंड दे रही है। ओह, तो मतलब लगातार 25 रुपए दे रहे, एक निरंतरता है। हाँ, 25 रुपए प्रति शेयर। तो एक तरह की कंसिस्टेंसी दिखती है डिविडेंड पेमेंट में। लेकिन जैसा आपने पहले भी इशारा किया था, ये जो शानदार रिटर्न है इसके साथ वो वोलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव भी बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे आ चुका है। कितना नीचे? एक वक्त था जब इसका भाव 3,16,597 रुपए प्रति शेयर तक चला गया था। 3,16,000? बाप रे। जी हाँ, लेकिन वहां से ये करीब 56% गिर चुका है। 56%? हाँ, 56% गिरकर अब ये लगभग 1,40,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। सोमवार का भाव 1,40,600 था। तो ये दिखाता है कि ये कोई सीधा सफर नहीं रहा है, ये बिल्कुल रोलर कोस्टर जैसा रहा है। सही बात है। इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी, हाँ, ये मानना पड़ेगा कि 5 साल का रिटर्न अभी भी असाधारण है। लेकिन ये साफ दिखाता है कि इस तरह के निवेश में, खासकर जहां लिक्विडिटी कम हो, वहां रिस्क और वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता बहुत ज्यादा होती है। तो कुल मिलाकर एलसिड इन्वेस्टमेंट्स का ये सफर वाकई बहुत दिलचस्प रहा है। एक तरफ तो ये हैरत अंगेज रिटर्न है, दूसरी तरफ इसका NBFC होना, एशियन पेंट्स के फाउंडर से जुड़ाव, फिर ये डिविडेंड की घोषणा और साथ ही कीमत में जबरदस्त गिरावट और उतार चढ़ाव, जो शायद इसके लो फ्री फ्लोट की वजह से है, जैसा आपने बताया। बिल्कुल। ये कहानी शेयर बाजार की जो संभावनाएं हैं और जो जोखिम है, दोनों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है शायद। बिल्कुल सही कहा। और ये सब हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना? कैसा सवाल? कि भाई, जब कोई निवेश कंपनी का स्टॉक, खासतौर पे जिसके शेयर्स बहुत कम लोगों के हाथ में हो, जैसा कि वो असफल डीलिस्टिंग कोशिश से अंदाजा लगता है,
हाँ। जब उसका मूल्यांकन जो पारंपरिक तरीके हैं उनसे करना मुश्किल हो जाए और उसमें इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी हो, तो फिर ऐसी कंपनियों की जो असली कीमत है, जो फेयर वैल्यू है, उसका अंदाजा कैसे लगाना चाहिए? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब ये स्थितियां हमें निवेश के मूल्यांकन के जो स्थापित तरीके हैं उनके बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करती हैं। इन खास मामलों में वैल्यूएशन कैसे हो, ये एक विचार करने लायक मुद्दा है।